हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे या कुछ ऐसी सिचुएशंस की बात करेंगे जिन सिचुएशन में अगर वो लोग कोई भी क्राइम कमिट कर देते हैं या कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो उनको एक्सेप्शंस मिले हुए हैं और वो एक्सेप्शंस कहाँ मिले हुए हैं उनको इंडियन क्रिमिनल लॉ में ही मिले हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 में ही मिले हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे मैं मान लूं कि ये जो सारे ऑफेंसेस हैं वो एक्सेप्शंस को फॉलो ही करते हैं। तो सेक्शन 3 जो है इस भारतीय न्याय संहिता का, उसका सब सेक्शन 1 में मेंशन्ड है कि इस पूरी ही संहिता में जो भी ऑफेंसेस और पीनल प्रोविजंस मेंशन्ड हैं वो सारे जो 20 चैप्टर्स के ऑफेंसेस और पीनल प्रोविजंस हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू चैप्टर 3, यानी कि जनरल एक्सेप्शंस का एक चैप्टर है इस पूरे संहिता में, उसके सब्जेक्ट टू आते हैं यानी कि उनके अंडर आते हैं। तो अब हम लोग चैप्टर 3 जो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस उसको पढ़ते हैं और एक एक करके सारे सेक्शंस जानते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन में कौन से लोग अपराध कर दें या मान लीजिए उनसे गलती से अपराध हो जाए तो उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंगली। तो सेक्शन 14 कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के नहीं वजह से गुड फेथ में कोई एक ऐसा इंसान करता है जो या तो लॉ के द्वारा बाउंड है वो करने के लिए या उसको ऐसा लग रहा है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है वो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ए नाम का सोल्जर है, उसको उसके सुपीरियर ऑफिसर ऑर्डर देते हैं कि वहां पे बहुत लोगों की भीड़ है, वो कुछ गलत काम कर रही हैं, तुम उन पे गोली चला दो। तो अब एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल सिचुएशन में अगर मॉब ऑफ पीपल पे गोली चलाएगा तो ऑब्वियसली उसने ऑफेंस किया और उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर इस सिचुएशन में उसके सुपीरियर ऑफिसर का वो ऑर्डर मान रहा है सोल्जर, इट मीन्स ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो अगर वो मॉब पे गोली चलाता है और कोई उसमें घायल हो जाता है या किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो इस सिचुएशन में लॉ के द्वारा बाध्य है वो करने के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 15 जिसमें लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी जब वो एक जज के द्वारा करी जा रही है, जब वो अपनी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जुडिशियल पावर का मतलब क्या, ऐसी कोई पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं जो उनको विधि के द्वारा दी गई है यानी कि लॉ के द्वारा दी गई है। अब सेक्शन 16 में लिखा है कि नथिंग विच इज डन इन परस्यूएंस ऑफ विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन whilst such judgment or order remains in force is an offense। मान लीजिए कोर्ट ने कोई जजमेंट या ऑर्डर दिया और कोई भी कोर्ट का ऑफिसर या कोई भी इंसान जब तक वो जजमेंट या ऑर्डर फोर्स में है उस जजमेंट या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी परस्यूएंस में कोई भी कार्य कर रहा है तो वो चीज में वो जो भी कार्य करेगा वो कभी भी अपराध नहीं मानी जाएगी। अब सेक्शन 17 में लिखा है कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो एक इंसान गुड फेथ में कर रहा है, जो उसको वो मानता है कि वो करने के लिए वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एक इंसान है, वो जेड को देखता है कि वो मर्डर करने वाला है किसी का। अब उसको लगता है कि मैं लॉ के द्वारा मैं इसको पकड़ के जज के पास ले जाऊं या पुलिस ऑफिसर के पास ले जाऊं। तो उसने उसको पकड़ने का जो कार्य किया गुड फेथ में किया कि उसको लग रहा था कि उसको लॉ के द्वारा ये करने का ड्यूटी है, ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू इट। तो इस सिचुएशन में उसने उसको पकड़ा जो या उसको कन्फाइन किया वो गलत नहीं माना जाएगा और इसका मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है। अब सेक्शन 18 में एक्सीडेंट की बात हुई है कि इसमें कहा गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention or knowledge in doing a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। एक्सीडेंट के लिए कुछ 4-5 एसेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं कि मान लीजिए कोई भी एक्ट आपसे हो जाए एक्सीडेंट में जिसमें आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी आपको कि आपके द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा
और वो एक्सीडेंट कब हुआ आपसे, जब आप कोई लॉफुल काम कर रहे थे, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे थे, और वो जो लॉफुल काम है वो आप एक लॉफुल मैनर से कर रहे थे, लॉफुल तरीके से कर रहे थे, आपका तरीका भी कोई इलीगल नहीं था, और आप लॉफुल चीजों का प्रयोग करके कर रहे थे, आपके जो मीन्स थे वो काम करने के वो भी लॉफुल ही थे, आप काम भी लॉफुल कर रहे थे, लॉफुल तरीके से भी कर रहे थे, और आपका जो काम को करने के आपके पास ऑब्जेक्ट्स थे, मीन्स थे, वो भी लॉफुल थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे एक्सीडेंट तब ना हो जाए जब आपने कोई नेग्लिजेंस की है, आप वहां पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ थे, लेकिन ये सब फॉलो करते हुए भी अगर मान लीजिए फिर भी कोई एक्सीडेंट हो ही गया तो आपको उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी सेक्शन 18 के अंतर्गत। अब सेक्शन 19 क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। मान लीजिए आप एक शिप के ड्राइवर हैं, अब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आपके लेफ्ट साइड में एक शिप है जिसमें 20 जन बैठे हुए हैं, आपके राइट साइड में एक शिप है जिसमें 2 जन बैठे हुए हैं। अब शिप के आप जिसके ड्राइवर हैं वो इतनी बड़ी शिप है कि आप एकदम से उसका रुख मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मतलब रुख मोड़ने से पहले आपके जो लेफ्ट और राइट साइड में छोटी छोटी शिप्स हैं उनमें से किसी एक को आपको पार करके या तो कुचल के जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे नेसेसिटी आ गई है कि मतलब आप एक बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए एक छोटा हार्म कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का, ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई है। तो आप ऑब्वियसली 20 जन वाली शिप को बचाने के लिए 2 जन वाली शिप को यहाँ पे कुचल भी देंगे। तो यहाँ पे आपने जो काम किया वो आपका पहली बात तो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, और आपने कोई दूसरा हार्म प्रिवेंट और अवॉइड करने के लिए किया। तो इस सिचुएशन में भी आपने कोई अपराध नहीं किया मतलब, और आप इस एक्सेप्शन के अंडर फॉल करेंगे। अब आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 बहुत टिपिकल है, स्टेटमेंट बताता है कि 7 साल से छोटा बच्चा जो भी है वो कोई भी अपराध कर देगा तो उसको एक्सेप्शन मिलेगा और उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब सेक्शन 21 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 7 साल से ऊपर है लेकिन 12 साल से नीचे है, लेकिन उसको अभी इतनी मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो अपना जो भी कार्य कर रहा है उस ओकेजन पे उस कार्य के नेचर, उस कार्य का क्या प्रकृति है और उस कार्य के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो नहीं समझ सकता, उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो इसका मतलब वो जो कार्य करेगा इमेच्योरिटी में वो भी कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा इस सेक्शन के अंडर। अब सेक्शन 22 कहता है कि अगर कोई पर्सन दिमाग से अनसाउंड है और वो अपने जो भी एक्ट कर रहा है उसके नेचर को वो नहीं पहचान सकता और वो ये नहीं समझ सकता कि मतलब मैं जो कर रहा हूं या तो वो गलत है या वो लॉ के विरुद्ध है, अगर कोई इंसान ये सब चीज नहीं समझ सकता है अपने दिमागी हालत की वजह से, वो एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो अगर वो कोई एक्ट कर देता है, उससे कोई अपराध हो भी जाता है तो उसको एक्सेप्शन मिलेगा और उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब सेक्शन 23 कहता है कि अगर कोई इंसान से कोई ऑफेंस हो जाए जो कि नशे की स्टेट में है, वो कोई भी इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है, लेकिन मान लीजिए कि उसने जो इंटॉक्सिकेशन किया है वो पहली बात तो उसको पता नहीं था कि उसको कोई इंटॉक्सिकेट कर रहा है, या तो उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसको किसी ने नशा करा दिया है। इस सिचुएशन में अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा और उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब सेक्शन 24 कहता है कि मान लीजिए इसमें इंटॉक्सिकेशन की दूसरी स्टेट है कि आपने जो इंटॉक्सिकेशन किया वो आपकी मर्जी से हुआ, आपकी मर्जी से किसी ने नशा दिया, या आपको पता था कि आप नशा जो पदार्थ आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें नशा है। इस सिचुएशन में अगर आपका मतलब मान लीजिए कोई ऐसा अपराध आप कर रहे हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में कोई इंटेंशन या नॉलेज से आप करते, लेकिन इस सिचुएशन में चूंकि आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हैं तो आपने वो अपराध बिना किसी इंटेंशन या नॉलेज के भी कर दिया, लेकिन कंडीशन ये है कि इंटॉक्सिकेशन आपकी मर्जी और नॉलेज से आपके साथ हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको वो सेम लाइबिलिटी का
मतलब कल्परिट बनना पड़ेगा, आप लाइबल माने जाएंगे कि जो आपने अपराध किया है वो ऐसे डील किया जाएगा कि आपने वो नॉन इंटॉक्सिकेटेड की स्टेट में किया। मतलब ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि आपने वो अपराध इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में नहीं किया, आप नॉर्मल कंडीशन में थे, यानी कि आपको इंटॉक्सिकेशन का कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 में ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट, अगर कोई एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट डन बाय कंसेंट, ये हम लोग इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, हम लोग ऐसे ही फन के लिए आपस में बॉक्सिंग का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन बॉक्सिंग में तो मतलब हम लोग को पता है कि या तो किसी इंसान को ग्रीवस हर्ट भी हो सकता है, और हम लोगों को किसी की अगर हम लोग ज्यादा चोट लग जाए तो डेथ भी हो सकती है। लेकिन हम दोनों अपनी मर्जी से अम्यूजमेंट के लिए बॉक्सिंग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, और बीच में कोई भी फोल प्ले नहीं करता है, कोई भी चीटिंग नहीं करता है हम दोनों में से, लेकिन हम लोग फेयरली खेल रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसी को ग्रीवस हर्ट हो जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब हमने एक तो कंसेंट दिया, चाहे इम्प्लाइड कंसेंट ही था कि हम बॉक्सिंग खेल रहे हैं, तो हमको पहले से बुद्धि है कि हमको चोट लग सकती है, हमको डेथ हो सकती है, हमको ग्रीवस हर्ट हो सकता है। उसके बावजूद अगर हम 18 साल से ऊपर हैं और अपना कंसेंट दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमको जो भी चोट लगेगी, यानी कि सामने वाला हमको जो भी चोट मारेगा उसके लिए उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और वो इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा। अब सेक्शन 26 में इसकी एक और सिचुएशन है। मान लीजिए एक ए नाम का सर्जन है, वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहा है जेड का, और उस ऑपरेशन में जेड की डेथ भी हो सकती है, लेकिन ए का कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो जेड की डेथ कॉज कर दे, वो बस गुड फेथ में ऑपरेशन उसका कर रहा है कि जेड ठीक हो जाए, लेकिन ऑपरेशन इतना खतरनाक है कि उसमें जेड की डेथ हो सकती है। तो अगर वो गुड फेथ में जेड का ऑपरेशन करता है जेड के कंसेंट से, और अगर उस ऑपरेशन के ड्यूरेशन में जेड को कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए ए लाइबल नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 27 में आता है कि कोई ऐसा एक्ट गुड फेथ में किया जाए एक चाइल्ड के साथ या एक अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ, लेकिन उसके गार्जियन के कंसेंट के साथ, उसके गार्जियन के कंसेंट को लेके। इसको एक सिचुएशन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ए इंसान है, वो खुद ही डॉक्टर है, वो गुड फेथ में अपने ही चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, चाइल्ड की जो उसका चाइल्ड 12 साल से कम उम्र का है, उसका कंसेंट लिए बिना उसके पेट में स्टोन है और वो उसका कोई ऑपरेशन करता है, और मान लीजिए ऑपरेशन में उसको पता है कि उसके चाइल्ड की डेथ हो सकती है, लेकिन वो गुड फेथ में कर रहा है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है चाइल्ड की डेथ कॉज करने का, तो वो इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा। और उसका अगर इंटेंशन है बस चाइल्ड को क्योर करना, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो उसको इस सिचुएशन में कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब आता है सेक्शन 28। अब इसमें कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं कि इन सिचुएशन में अगर इंसान अपना कंसेंट दे भी रहा है तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। जो भी अभी हम लोगों ने पिछले सेक्शंस पढ़े हैं कंसेंट से रिलेटेड, उन सेक्शंस में वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। पहली सिचुएशन ये है कि अगर कंसेंट कोई भी फियर ऑफ इंजरी, कोई भी इंजरी के डर की वजह से, या कोई फैक्ट के मिसकंसेप्शन की वजह से, या जो पर्सन वो एक्ट कर रहा है उसे पता है या उसके पास रीजन है बिलीव करने का कि ये जो कंसेंट दिया गया है, मान लीजिए डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है उसको पता है कि जिसने मुझे कंसेंट दिया है उसने या तो कंसेंट फियर में दिया है, या तो कोई फैक्ट के, उसको कोई फैक्ट गलत पता है, कोई फैक्ट के मिसकंसेप्शन में दिया है, तो इन सिचुएशंस में कंसेंट नहीं माना जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है अगर कंसेंट कोई ऐसे पर्सन के द्वारा दिया गया है जो अनसाउंड माइंड का है, या वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है, नशे की हालत में है, और वो अपने कंसेंट के नेचर या कॉन्सिक्वेंसेस को उस टाइम पे समझ नहीं सकता है, तो ये सिचुएशन में भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर कंसेंट ऐसे कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि लग रहा है कि वो एक ऐसे पर्सन के द्वारा दिया गया है जो 12 साल से उम्र में कम है, 12 साल से उम्र में कम बच्चों का दिया गया कंसेंट भी कंसेंट नहीं माना जाएगा किसी सिचुएशन में। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 29 में। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड।
The exceptions in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offenses independently of harm which they may cause or be intended to cause and not likely to. मान लीजिए इसमें इसका ये मतलब है कि मान लीजिए मिसकैरेज अगर किसी औरत कोई अपना अबॉर्शन करा रही है या मिसकैरेज करा रही है, तो वो मिसकैरेज का अलग से ऑफेंस दिया हुआ है वहां पे भारतीय न्याय संहिता में। तो अगर तब तक मिसकैरेज ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक नेसेसिटी है कि वहां पे माँ की जान को खतरा है। लेकिन अगर माँ की जान को बचाने के अलावा वो कोई भी और मतलब कोई भी और रीजन की वजह से मिसकैरेज अगर हो रहा है माँ की जानकारी में या माँ की जानकारी में नहीं, मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा एक्ट जो अलग से ऑफेंस है ही, तो वो इस एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेगा। अगर हम लोग ये बोल दें कि हाँ जो ये कर रहा है, मान लीजिए माँ ने कंसेंट दे दिया कि हाँ ठीक है मैं अबॉर्शन करा लूंगी, लेकिन अबॉर्शन तो अलग से ऑफेंस दिया हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, तो इस सिचुएशन में उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और वहां पे वो माँ या जो भी इंसान जिसने माँ की जानकारी के बिना भी कंसेंट दिया है तो वो लाइबल माना जाएगा। अब आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में लिखा हुआ है कि कोई भी एक्ट गुड फेथ में किया जाए और जिस इंसान के द्वारा किया जा रहा है उससे कंसेंट नहीं लिया गया है। अब इसकी मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। मान लीजिए एक जेड आदमी है, वो घोड़े की सवारी कर रहा है, वो घोड़े से गिर गया, अब वो बिल्कुल बेहोश हो गया, उसके आसपास भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे हम परमिशन ले सकें कि इसको हम इसका इलाज करने से पहले या तो इसका सर पे कोई चोट लग गई है इसके सर का ऑपरेशन करने से पहले कोई भी परमिशन देने को है ही नहीं और जेड तो पहले से ही बेहोश है। तो अगर ए एक सर्जन है, वो इस सिचुएशन में जेड को मतलब ढूंढता है और वो जेड की डेथ कॉज करने के इंटेंशन से नहीं, एक अच्छे इंटेंशन से उसको सही करने के इंटेंशन से उसकी परमिशन लिए बिना उसका ऑपरेशन कर देता है, तो इस सिचुएशन में वो लाइबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन का ये मतलब है। और इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर जो यहाँ पे बेनिफिट की बात हो रही है कि हम जो इंसान की मदद कर रहे हैं हम उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो इस बेनिफिट पे कभी भी पैसे से रिलेटेड बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक है, पैसे से रिलेटेड बेनिफिट इन सेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। अब आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 में लिखा हुआ है कि अगर हम कोई भी बात किसी को कम्युनिकेट करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं इस इंटेंशन से नहीं कि सामने वाले को कोई भी हार्म हो, बल्कि हम उसके बेनिफिट के लिए कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं और सामने वाले को बिना हमारे इंटेंशन से ही कोई हार्म हो जाता है मान लीजिए, तो हम ये एक्सेप्शन में फॉल करेंगे क्योंकि हमारा इंटेंशन नहीं था हार्म कॉज करने का, हम तो उसके बेनिफिट के लिए उसको कोई चीज बता रहे थे, लेकिन वो सुनते ही मर गया या उसको हार्ट अटैक आ गया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसका इलस्ट्रेशन ये है, मान लीजिए एक सर्जन है, वो गुड फेथ में अपने पेशेंट को बताता है कि तुम इतने टाइम बाद जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारे पास इतने ही महीने बाकी हैं, और पेशेंट ये सुनते ही शॉक में उतने महीने तो छोड़िए वो तुरंत ही मर जाता है। तो इसमें वो जो सर्जन है जिसने उसको बताया उसकी कोई भी गलती नहीं है। अब सेक्शन 32 जो है वो बताता है कि ऐसा कोई भी एक्ट टू विच अ पर्सन कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, ऐसा कोई भी इंसान मर्डर को छोड़ के या तो कोई स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस को छोड़ के अगर कोई भी काम आपसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, कोई भी आपको डरा धमका के कि आपको हम तुरंत मार देंगे या कोई आपको ऐसा अप्रीहेंशन है वहां पे कि आपकी इंस्टेंटली डेथ कर देंगे सामने वाले लोग और आपसे जबरदस्ती काम करा रहे हैं, तो आप इस एक्सेप्शन में फॉल करेंगे और आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर आपने किसी के थ्रेट की वजह से, इंस्टेंट डेथ की थ्रेट की वजह से कोई काम किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है कि आप अपनी कोई गलती की वजह से या कोई अपनी मर्जी से उस थ्रेट में ना फंसे हों। मान लीजिए आपसे कोई नेग्लिजेंस हो जाए और आप जानबूझ के उस थ्रेट पे फंस गए हों, तो उस सिचुएशन में आपको इस एक्सेप्शन का सहारा नहीं मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंट डेथ से कोई भी कम थ्रेट है, आपको केवल इंस्टेंट डेथ के थ्रेट में ही आपको ये एक्सेप्शन में आपको हेल्प मिलेगी, बाकी कोई भी सिचुएशन में कोई और चीज के थ्रेट में आपको इस एक्सेप्शन का सहारा नहीं मिलेगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है
इसमें डकैत से रिलेटेड भी, डेकॉइट से रिलेटेड भी सिचुएशंस दी हुई हैं एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 में, आप रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जनरल वीडियो बना रही हूँ जो सबके ही लिए यूजफुल हो, चाहे आप लॉ फील्ड से हैं चाहे आप लॉ फील्ड से नहीं हैं, तो मैं इसमें वो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बेयर एक्ट की फोटो लगी हुई है। अगर आप लॉ बैकग्राउंड से हैं और आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 देख सकते हैं। अब आता है सेक्शन 33, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी अगर वो बहुत स्लाइट हार्म कॉज कर रही है, और कोई भी इंसान जो ऑर्डिनरी सेंस का है या ऑर्डिनरी टेम्पर का है वो उस चीज को इग्नोर कर देगा। तो उस चीज, अगर आपसे कोई स्लाइट हार्म हो जाता है और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन को उस ना बात पे गुस्सा आएगा और ना वो उस बात पे रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब आपको ये एक्सेप्शन मिल जाएगा। अगर कोई भी ऐसे स्लाइट हार्म के लिए कंप्लेन कर भी देता है आपकी, तो आप वहां पे डिफेंस ले सकते हैं कि इट वाज अ स्लाइट हार्म। कोई ऑर्डिनरी इंसान होता जिसको अग्रेशन इश्यूज ना होते, जिसका ऑर्डिनरी सेंस या टेम्पर होता, तो वो इसकी कंप्लेन कभी भी नहीं करता। और ये फैक्ट टू फैक्ट डिफर करता है कि कौन इंसान इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा कि नहीं। अब इसके बाद सेक्शन 34 से 44 भी जनरल एक्सेप्शंस में ही आते हैं, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी ऑफ जनरल एक्सेप्शंस हैं, यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी या तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड है। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया हो जनरल एक्सेप्शंस क्या कहते हैं भारतीय न्याय संहिता में। और अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं और आपको कंटेंट यूजफुल लगा है, देन अपने जो भी आपके जान पहचान के दोस्त हैं जिनको बेसिकली लॉ की जानकारी लेना अच्छा लगता है, या कोई भी इंसान जो लॉ बैकग्राउंड से है, कोई लॉ स्टूडेंट है, एलएलबी कोर्स के ड्यूरेशन में है, जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तो उसको आप ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और मेरे चैनल का यही मोटो है कि मैं जो बेसिक लॉ की जानकारी है, जो कि मुझे लगता है कि सबको पता होने चाहिए, ये बेसिक लॉ के कंसेप्ट, तो मैं उन पे वीडियो बनाती रहती हूँ। तो अगर आप एंड तक देख रहे हैं, देन थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। और यहाँ तक आई गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। पढ़ाई के बीच से टाइम निकालना इज नॉट एट ऑल इजी यार, लेकिन मैं टाइम निकालती हूँ क्योंकि मुझे अपने चैनल का कॉज बहुत पसंद है। मुझे अपने चैनल का कॉज इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मैं एक लॉ जो है उसको, मैं ये मानती हूँ कि लॉ को पढ़ के, लॉ को जान के लोगों में एक जो एम्पावरमेंट आती है वो किसी और सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं आ सकती है। तो मैं सबको अवेयर करके उनको एम्पावर करना चाहती हूँ अपने चैनल के थ्रू। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।